बहुत कॉमनली देखा गया है। हम लोगों ने भी कुछ प्रयोग किए थे, जो आप कह रहे हैं ना हर्माफ्रोडाइट हमने किया, फील्ड में लगाया तो हमें मिक्स पॉपुलेशन मिली। तो स्टडी चल रही है, इस पर रिसर्च चल रही है। एक्चुअली वो टेम्परेचर का इफेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट भी कैसे काम करता है वो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किसी और तरीके से उसको समझ सकते हैं। पर आपने सही कहा, अगर हम हर्माफ्रोडाइट को सेलेक्ट करेंगे तो वही बनना चाहिए। मुझे डाउट है उसमें, इसीलिए तो मैंने पूछा। वही बनना चाहिए, नहीं बनते ना उस टाइम। हाँ, नहीं तो उसका कारण ये लोगों ने जो स्टडी किया वो ये कारण मिला। उस पर भी और काम चल रहा है, लोग अभी कर रहे हैं काम, हम लोग भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं इसको समझने के लिए कि कैसे इस परिवर्तन को रोक सकते हैं क्या हम। ये तो ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मैंने बता दिया आपको। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक ही मदर प्लांट से हम लेते हैं तो जेनेटिक यूनिफॉर्म है, और डेवलपमेंटल यूनिफॉर्मिटी भी है उसमें। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सेलेक्टेड मदर प्लांट है, तो सारे पौधे सेलेक्टेड मदर प्लांट्स के हैं, इसलिए एवरेज यील्ड खेत की बढ़ जाती है। फिर मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, जैसे केले के अगर शक्कर से पौधे आप बनाना चाहें बहुत सारे, तो बहुत साल लग जाएंगे अगर आपको 1 लाख पौधे बनाने होंगे, क्योंकि एक केले के सामने 10 शक्कर आएंगे, 8-10 खोड़ आते होंगे अगर उनसे करेंगे। पर टिश्यू कल्चर में आप एक खोड़ से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हाई मल्टीप्लिकेशन ऐड करती है उसमें। फिर राउंड द ईयर प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, कोई क्योंकि लैब के अंदर है इसलिए सीजन का कोई फर्क इसमें नहीं आता है। इसमें सुपीरियर जीनोटाइप्स, मैंने बताया आपको कि कुछ जीनोटाइप्स जो कि नॉर्मली अपने वातावरण में जो बाहर सीड सेट नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अलग अलग हैं, वो कल्चर में करके नए जीनोटाइप्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उसका एडवांटेज टिश्यू कल्चर का है। ये एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें बताया आपको कि किसी भी नए पौधे का जो मीडियम डेवलप करना है, एक्चुअली मीडियम सिर्फ नहीं होता है उसमें कल्चर कंडीशंस भी हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसकी ग्रोथ कंडीशंस भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं। उस पूरे को प्रोटोकॉल कहा गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो किसी भी नई क्रॉप का, जैसे अभी हम लोग ने कॉफ़ी का एक सिस्टम डेवलप किया है, कॉफ़ी बोर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें पूरा प्रोसीजर शुरू से लेकर के फील्ड लेवल तक के डेवलप किए गए, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। वो काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता है। फिर उसमें जो ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया और वो कॉमर्शियल प्रोपगेशन के लिए हमने दिया था, लेकिन उसमें कहीं कोई त्रुटि आ रही है, तो वापस फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो आता है और उस पर फिर से काम करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट भी उसमें करते रहते हैं। मान लीजिए कोई नई डिमांड आई है, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो भी काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। कॉस्ट रिडक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ होता है कि चूँकि पौधे जो भी बन रहे हैं कॉमर्शियल प्रोपगेशन से, वो ग्रोवर्स के लिए बन रहे हैं, तो मार्केट में उसकी कॉस्ट मिनिमम हो तभी ग्रोवर उसको प्रेफर करेगा। क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट का एक पैरामीटर जरूरी होता है, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। इनोवेशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल में हम, जैसे बताया हमने आपको कि अलग अलग तरह के हाइब्रिड्स या और भी तरह के पौधे डेवलप हो सकते हैं इसमें। सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर वेरिएंट्स, जैसे कि फील्ड में हम जाते हैं और वहाँ से कोई ऐसा वेरिएंट हमें मिलता है जो सुपीरियर है, नॉर्मली वो शायद ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं फील्ड्स को, तो उसमें से हम सेलेक्ट करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके ग्रोवर्स के लिए अवेलेबल करते हैं। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एपिकल मेरिस्टम से वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल हम बना सकते हैं। ये भी R&D में काम चल रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर कई प्रोजेक्ट्स किए भी हैं और कर भी रहे हैं। पोटैटो का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोगों ने डिजीज़ फ्री कुछ क्लोन्स डेवलप किए। अगली स्लाइड। ये एक जस्ट आपको दिखा रहा हूँ प्रोग्रेस है R&D की। इसमें कैसे कैसे अलग अलग क्रॉप्स डेवलप हुई हैं। शुगर केन, ऑस्ट्रेलियन टीक, जट्रोफा, पाइनएप्पल, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। फिर उसके बाद पोटैटो, गुआवा, मैंगो, कॉफ़ी मैंने आपको बताया। मैंगो का खास तौर पे कहना चाहूँगा, दुनिया में कहीं भी मैंगो टिश्यू कल्चर सफल नहीं हुआ। पहली बार जेन इरिगेशन में हमारे साइंटिस्ट ने मैंगो टिश्यू कल्चर किया। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और हमारे कंट्री के लिए भी बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग एक सिम्पोजियम में गए थे, वहाँ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने जब सुना कि हमारा मैंगो टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल हुआ, तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि कह रहे थे कि कोई भी नहीं कर सकता, आप लोगों ने कैसे किया। हमारे पौधे खेत में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग नॉर्मली कर रहे हैं और बहुत जल्द टिश्यू कल्चर के मैंगो शायद हम ग्रोअर्स के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें सेग्रीगेशन का कितना स्कोप हो रहा है? डेफिनेटली है। आपने पूछा तो
इसीलिए तो रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद कॉफ़ी मैंने आपको बताया, कॉफ़ी बोर्ड के साथ हम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल डेवलप हो चुका है, फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। अब कॉमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने हमें उनके कुछ हाइब्रिड्स दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर कोकोनट टिश्यू कल्चर भी हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी सक्सेस मिली है हमें, कुछ पौधे हमारे टिश्यू कल्चर के फील्ड में लगे हैं और प्रिलिमिनरी स्टेज में सक्सेस है। एप्पल का रूट स्टॉक, क्लीन रूट स्टॉक, एक्चुअली हमारे कंट्री में बहुत सारा रूट स्टॉक इंपोर्ट होता है विदेशों से, उसको टारगेट कर रहे हैं हम कि हम अगर अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल रूट स्टॉक के फॉर्म में एप्पल का अवेलेबल करेंगे तो वो जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है वो हम बचा पाएंगे, ऐसा एक उद्देश्य। सैफरन में क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की बहुत मुश्किल है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और ब्लैक पेपर, जैसे कॉफ़ी के साथ ब्लैक पेपर दोनों साथ साथ ग्रो होते हैं सदर्न स्टेट्स में, जहाँ पे कि कॉफ़ी शेड में ग्रो होती है और शेड के लिए सिल्वर ओक के ट्रीज यूज़ किए जाते हैं, उसके ऊपर ये ब्लैक पेपर एक क्लाइंबर की तरह ग्रो होता है, तो एक साथ दो क्रॉप्स एक ही फील्ड में उनको मिल जाती हैं। तो ब्लैक पेपर पे भी हमने काम किया, हमारे पास प्रोटोकॉल अवेलेबल है, हम दोनों क्रॉप्स एक साथ एक मॉडल सिस्टम की तरह से रिलीज़ करने वाले हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। ये ओनियन टिश्यू कल्चर काफ़ी साल पहले लगभग 2001 में डेवलप हुआ था। हमारे आपको जैसे जडेसर ने बताया है कि हमारे पास ओनियन डिहाइड्रेशन का प्लांट है, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का, उसके लिए हमें हाई सॉलिड ओनियन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका सॉलिड कंटेंट ज़्यादा हो ताकि डिहाइड्रेशन के बाद रिकवरी ज़्यादा हो। उसके लिए हम लोगों ने पेरेंट्स का मल्टीप्लिकेशन टिश्यू कल्चर से किया था और फिर उसको उसके हाइब्रिड सीड बना करके हाई सॉलिड ओनियन तैयार हुआ। उससे फिर हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हम बहुत सारे ग्रोअर्स से ओनियन अपनी डिमांड के हिसाब से ओनियन हम ग्रो करवाते हैं और उनसे अपनी फैक्ट्री में फीड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पोमोग्रेनेट ऑलरेडी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन में है, आपको पता होगा कि भगवा करके एक वैरायटी है जो बहुत पॉपुलराइज हुई। नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रॉबेरी, जडेसर ने ऑलरेडी बताया, हम स्ट्रॉबेरी भी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन में कर रहे हैं, खासतौर पर कोल्डर क्लाइमेट के लिए महाबलेश्वर और जितने भी कूल एरियाज में ये लगाई जाती है। सिट्रस में हम लोग टिश्यू कल्चर से प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है और जो नवापुर से आए ना उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में भी स्ट्रॉबेरी लगती है। ओके। यस, तो जिनको स्ट्रॉबेरी के पौधे चाहिए तो जैन के पास बुक कर सकता है। हम लोग कैमरोजा और स्वीट चार्ली के पौधे बनाते हैं। कैमरोजा और स्वीट चार्ली के पौधे बनाते हैं, उसका प्राइस है 9 रुपये पर प्लांट जगह पर, ठीक है। ये सिट्रस में हम लोग सिर्फ रूट स्टॉक मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर से, बाकी जो उसकी ग्राफ्टिंग होती है सेवन की वैरायटीज़ की वो ग्रीन हाउस में किया जाता है। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर का उसमें एक रोल है रूट स्टॉक मल्टीप्लिकेशन का। अगला स्लाइड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पोटैटो में हम लोगों ने डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल भी तैयार किया, पेरेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी हम करते हैं टिश्यू कल्चर से। नेक्स्ट प्लीज। गुआवा अभी एक रिसेंट क्रॉप, ये रिलीज़ अभी नहीं हुई है, फार्मर लेवल पे फार्मर के फील्ड पे ट्रायल्स चल रहे हैं, टिश्यू कल्चर से डेवलप हुआ है और बहुत जल्दी कमर्शियल प्रोपोगेशन में आएगा। ये भी R&D से डेवलप हुआ है। जेट्रोफा करके एक क्रॉप आपने सुना होगा बहुत सालों पहले बायोडीजल के लिए, जी तब ये प्रोटोकॉल उस समय बना था। शुगर केन में बहुत स्कोप है, शुगर केन पे हम काम कर रहे हैं, पर कुछ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी बाकी हैं। टिश्यू कल्चर में बनाना से भी ज़्यादा लोग कहते हैं कि प्लांटिंग मटेरियल का इम्पोर्टेंस है, तो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं उसको, उस पर भी काम चल रहा है हमारे यहाँ। जिंजर, जडेसर ने ऑलरेडी बताया, जिंजर टर्मरिक हम लोग फार्मर्स से लेते हैं अपने स्पाइस फैक्ट्री के लिए। तो जिंजर पे भी हम लोग क्लोनल सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं और हाई यील्डिंग जो क्लोन्स हैं उनका टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई करके प्लांटिंग मटेरियल, क्लीन प्लांटिंग मटेरियल जनरेट करने का एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। तो जिंजर और टर्मरिक दोनों का इस तरह से। नेक्स्ट। एप्पल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रूट स्टॉक हम कर रहे हैं। एपिकल, इसमें भी एपिकल मेरिस्टम, सॉरी इसमें नोडल कल्चर होता है एपिकल में, एप्पल में सॉरी, नोडल कल्चर मैंने आपको बताया एप्पल में यूज होता है। दूसरी एक क्रॉप मैंने बताया ब्लैक पेपर है, ये क्लाइंबर है, मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी के साथ ग्रो होता है, इसका भी हमने प्रोटोकॉल डेवलप किया। ये कुछ उसके स्टेजेस हैं। सैफरन, ये अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सैफरन केसर बनाया जा रहा है, जी।
तो वो एक बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, लेकिन उसके लिए भी प्लांटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो कमर्शियली किसान उनके खेत में ग्रो कर रहे हैं वो दैट इज सैफलॉवर। हाँ, वो अमेरिकन सैफरॉन जो बेच रहे हैं ना। अच्छा, अमेरिकन सैफरॉन। हाँ, वो सैफलॉवर है, वो सैफलॉवर के प्रोडक्ट्स निकाल के बेच रहे हैं। ओके ओके। तो उसमें गलतफहमी हो गई और फार्मर को चीटिंग हो गई। करीबन उन्होंने 10,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा था, ज्यादा। हाँ हाँ, लेकिन वही बोलते वो झूठा था बोले। अच्छा, देखिए ये चीज़ सबको पता है ऑलरेडी। तो ये पर सैफरन एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि केसर आप जानते हैं कि खास जगह पर ग्रो होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये मैंने बताया आपको मैंगो टिश्यू कल्चर, जो कि पहला पौधा हमारे बड़े भाऊ अभी जेडे सर ने नाम लिया था, हमारे फाउंडर चेयरमैन मोहन लाल जी जैन, उनके हाथों से ये लगाया गया था 2015 में। और तब से ये प्रोजेक्ट बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अभी काफ़ी सारे पौधे खेत में लगे हुए हैं टिश्यू कल्चर के। ये नहीं, हमारे यहाँ केवल लगे, हमारे यहाँ नहीं, अभी इस पर और काम चल रहा है, तो धीरे धीरे वो स्टेज आएगी। अगली स्लाइड। कॉफी। अच्छा हाँ, कॉफ़ी का ऑलरेडी मैंने आपको बताऊँ, ये नई जो मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग तरह की टेक्निक है। कॉफ़ी को हम लोगों ने डेवलप किया है मैंगो, कॉफ़ी, कोकोनट। इसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यूज़ हुआ है प्रोसेस, वो दूसरे प्रोसेस से अलग है। इसमें मैंने बताया ना आपको कि सेल्स का यूज़ होता है। इसमें एम्ब्रियोजेनिक सेल सस्पेंशंस आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं वो कैलस है जो सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में, ये एक इसको कैलस बोलते हैं एक्चुअली। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लीफ का टिश्यू, लीफ का पार्ट लेकर के कल्चर किया जाता है। लीफ के कट सरफेस से बहुत सारे सेल्स बनते हैं और वो सेल्स फिर धीरे धीरे एम्ब्रियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा उधर दूसरे वाले कॉर्नर पे वो सफ़ेद स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअली एम्ब्रियोज हैं जो सीड्स में मिलते हैं। पर ये सोमैटिक एम्ब्रियोज कहते हैं इनको, क्योंकि पत्ती के सेल से बने हुए एम्ब्रियो हैं, इसलिए इसको सोमैटिक एम्ब्रियो कहते हैं। पत्ती के सेल की, पत्ती की कोशिकाओं की एक एक कोशिका से एक एक एम्ब्रियो बनता है, ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया है। इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। और ये टेक्नोलॉजी कुछ ही क्रॉप्स में हमने अभी यूज़ की है। और आप देखें कि ये नीचे का जो पिक्चर है, इसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स जैसा है, ये बायोरिएक्टर है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, टेम्परेरी इमर्शन बायोरिएक्टर कहते हैं इसको। इसमें पौधे को लिक्विड मीडियम दिया जाता है और वो भी खास समय पर दिया जाता है। पूरे 24 घंटे में 3-4 बार 1-1 मिनट के लिए हम देते हैं। खाली उतनी ही देर मीडियम की ज़रूरत होती है पौधे को, और पौधा कल्चर में ग्रो होता है। हज़ारों की संख्या में पौधे बनते हैं। और ये तो जो लास्ट का जो नीचे का है वो ग्रीन हाउस का व्यू है, जहाँ पे हार्डन कॉफ़ी के पौधे रखे हैं। अभी कॉफ़ी के पौधे हमारे फील्ड में ऑलरेडी फ्रूटिंग में हैं सदर्न स्टेट्स में। वो पिक्चर इसमें नहीं लगाई है मैंने अभी। ये कोकोनट टिश्यू कल्चर, इनके भी पौधे हमारे खेत में फ्लावरिंग में हैं ऑलरेडी कोकोनट के। ये मैंने आपको बताया कुछ सॉल्ट्स जो हम यूज़ करते हैं मीडियम में, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये अलग अलग सॉल्ट्स हैं और अलग अलग मात्रा में वो मीडियम में यूज़ होते हैं। ये स्टैंडर्ड मीडियम है, मुराशी के स्कूल जो मैंने बताया था वो मीडियम है ये। तो इसका बहुत प्रयोग होता है और इससे कल्चर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। अगली स्लाइड। ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के रोल हैं एक्चुअली, कि नाइट्रोजन वैसे तो खेत में पौधों में जो रोल करता है, कल्चर में भी उसका रोल है। तो हर एक एलिमेंट का क्या रोल है मैंने अभी बताया है आपको। डिटेल में अगर जाना है तो जा सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का रोल तो आपको पता है कि प्रोटीन के हर मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा खपत एक तो प्रोटीन में, और न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए आरएनए इनका एक स्ट्रक्चरल पार्ट है नाइट्रोजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनपीके जो कहते हैं, तो एन उसमें से एन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी भी अगेन न्यूक्लिक एसिड्स में, प्रोटीन्स में, सभी बहुत सारी चीज़ों में उसका। मैग्नीशियम का बहुत सारे एंजाइम्स जो कि पौधे के शरीर में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनके रेट को गवर्न करता है, गाइड करता है।
ऐसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन। इसे अगर आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में लाइट जो पौधा यूज़ करता है उसमें पानी का भी रोल होता है। पानी की फोटोलिसिस होती है, लाइट के प्रेजेंस में पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उसमें से फिर एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा यूज़ करके केमिकल फॉर्म में, शुगर्स में या एनर्जी रिच कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। उसमें ये इसका आयरन का रोल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो बहुत एक्टिवली काम करता है। ऐसे बहुत सारे मैग्नीज है, वो भी कोफैक्टर है। कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सभी बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगते हैं, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऐसे Do you observe any wilting symptoms in tissue culture process? कल्चर में तो नहीं होती है विल्टिंग, क्योंकि Because if you are providing cobalt, you can give the very good protection to your plants. Because cobalt will play significant role जी जी in that process. एक्चुअली कोबाल्ट का एक्चुअली बहुत सारे विटामिन्स में कोबालामीन वगैरह जो विटामिन्स हैं उसमें इसका रोल है। तो ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स आप सबको पता होगा, विटामिन्स। तो ये सारे जलगांव से आए हुए हैं जी। जलगांव में कॉटन का इम्पोर्टेंट क्रॉप है। हाँ, तो आप कॉटन में विल्टिंग का अभी बहुत समस्या आ रही है। अच्छा। यस, तो उसको हम लोग पैराविल्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें कोबाल्ट का रोल है। कोबाल्ट का स्प्रे से उसका कंसंट्रेशन जो है ना 1 ग्राम इन 100 लीटर वाटर। ओह यस, ओके। वो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करता है वो जी। और बड़े पैमाने पे वो आपको बिल्ड को लिए वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जी जी जी। अभी किसी ने जलगांव में या किसी महाराष्ट्र में कोई किसी ने यूज़ नहीं किया है, बट दिस इज रिसर्च। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे आपसे ही मैंने सुना है कि प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल क्रॉप्स का अभी बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि पोटेंशियल तो था लेकिन हमने टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की थी, इसलिए हमको वो यील्ड मिलती नहीं थी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के भी रोल हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द मोर जेनेटिक पोटेंशियल। बिल्कुल, जी, पर्टिकुलर वैरायटी। यस यस। तो ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स के रोल को स्टडी करके भी, जैसे आपने कहा कोबाल्ट का रोल, ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के रोल भी लोगों ने स्टडी किए हैं। कभी किसी ने देखा भी नहीं। मैंने मॉर्बिडिटी का उपयोग किया सोयाबीन में सीड ट्रीटमेंट में, तो उससे यील्ड जो है वो 20-30% बढ़ा जी। किसी ने ट्राई नहीं किया, लेकिन दिस इज रिसर्च। ये तो है, न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ डालते हैं, सब अवेलेबल हैं, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप देखें तो पौधा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करता है उसको। अगर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई तो वो आपको बता देगा कि भाई मुझे ये चाहिए। ये मैकेनिज्म पौधे के अंदर है। कुछ जगह पे हिडन हंगर होता है। हिडन हंगर तो किसी को मालूम नहीं। हाँ, तो ये समझने के लिए ये तो अंडरस्टैंडिंग है। क्रॉप में तो फील्ड क्रॉप्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने समय पर नहीं समझा, कोई मुझे बता रहा था, मेरी तो नॉलेज नहीं है कि सिर्फ मॉइस्चर लेवल कम हुआ और प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। पोटेंशियल लूज होता है उसका। हाँ, हवा चली और प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ऐसा भी होता है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली फिजियोलॉजी। हिडन हंगर के ऊपर काम करना चाहिए यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो। यस, मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड होगी ये। हमारे इंस्पिरेशन हमारे पीछे डेफिनेटली चैन इरिगेशन में टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं हमसे कि जो कुछ होता है आपके यहाँ वो सब सही है क्या, या खाली ऐसे जो बताते हैं। तो एक्चुअल में क्यों हुआ ये, मैं और कई ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करता रहता हूँ। तो हमारे बड़े भाऊ का बहुत ख़ास इंटरेस्ट था टिश्यू कल्चर में, और किसी कंपनी के चेयरमैन का अगर इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो तो वो फील्ड एक अलग ढंग से उसकी प्रोग्रेस होती है। उसका उदाहरण है ये जैन इरिगेशन में टिश्यू कल्चर। बहुत सारी कंपनीज टिश्यू कल्चर में काम कर रही है लेकिन कोई भी इस लेवल पर सफल नहीं है। वो एक लेवल पे आकर रुक गए हैं, उसके आगे उनको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े भाव, उसके बाद उनके जो वारिस लोग हैं वो लोग भी टिश्यू कल्चर में उनको इंटरेस्ट है। देखिए, कोई भी चीज़ बिना इंटरेस्ट के डेवलप नहीं होती है।
अगर आपने ऐसे किसी को मत कर दिया करिए आप, तो वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन आप अगर रोज़ पूछने लगे उससे भाई क्या हुआ, कहाँ पहुँचा, कोई मुश्किल है क्या, मैं कुछ मदद करूँ क्या आपकी, तो आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई चीज़ चाहिए और तुरंत मिल जाती है आपको। ऐसे हम सोचेंगे हमें चाहिए, मांगे कि नहीं मांगे, क्या करें, कब मांगेंगे, कोई सही समय देखेंगे, ये हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमसे वो पूछते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन रिसर्च ग्रुप से होता रहता है। तो हमें प्रोग्रेस के लिए बहुत इंस्पिरेशन बड़े भाव से मिली, और अब बाकी मैनेजमेंट में भाव लोग हैं वो सभी कंटिन्यूसली करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स, मैंगो टिश्यू कल्चर, कोकोनट टिश्यू कल्चर, ये सब उसलिए डेवलप हुए, ये और कहीं नहीं हुए, तो यहाँ पे हुए। नारियल का रिसर्च स्टेशन है गवर्नमेंट का। मैं आपको सही बताऊं, मैं खुद गया था वहाँ पे, मैंने उनको कहा, उन्होंने बताया टिश्यू कल्चर के पौधे हैं हमारे यहाँ। हम लोग एक मीटिंग में गए तो हमने ऐसे बहाने से पूछा उनसे कि भाई मुझे आप दिखाइए टिश्यू कल्चर का पौधा नारियल का देखना है। तब हम काम नहीं कर रहे थे उस पर। तो उन्होंने कहा हमारा वो ग्रीन हाउस बंद है, वो आदमी चला गया है, ऐसे बहाने बनाते रहे, पर उन्होंने दिखाया नहीं हमें। अगर किसी के पास पौधा होगा, आप अगर अभी कहेंगे, मैं आपको अभी ले जाके दिखा सकता हूँ टिश्यू कल्चर नारियल का पौधा, क्योंकि हमारे पास है। तो ये संभव इसीलिए हुआ क्योंकि हमें मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, उनका विश्वास है और मदद है। थैंक यू। ये लास्ट स्लाइड थी मेरी, ये कोकोनट के कल्चर का फोटो है। बहुत फास्ट शायद हमने किया होगा, लेकिन आपने कहा था ना कि क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं, या आप कुछ और पूछना चाहते पूछ सकते हैं। थोड़ा मेरी स्पीड ज़्यादा हुई शायद लगता है। नहीं, काफ़ी अच्छी थी और सब जी। तो अगर आपको कुछ जानना है तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जैन इरिगेशन जिस तरह से ये टिश्यू कल्चर का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि पूना मुंबई साइड में भी बहुत सारे लोगों ने टिश्यू कल्चर की लैब शुरू की थी। तो मेरे ख्याल से 10 साल पुराने की बात होगी। लेकिन जितने स्पीड से वो आए थे उतने स्पीड से रिवर्स भी आए, चले बहुत सारे लैब बंद भी हुई। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई ढंग का प्रोटोकॉल नहीं था, और कोई जो प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं, जो कंटेमिनेशन की बात है, वो तो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ग्लैमर के हिसाब से, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर में बहुत प्रॉफिट होता है, ये ग्लैमर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लैब ज़्यादा बनी थी और जल्दी तुरंत बंद हो गई वो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली तो रिसर्च में जितनी मेहनत है उतनी कॉमर्शियल प्रोपगेशन में भी मेहनत का काम है। कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उल्टा। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मतलब करोड़ों रुपए लगाइए, और कंटिन्यूस आप रिफाइनिंग पौधे बेच रहे हैं ऐसा आपको लगता है। टेक्नोलॉजी को हर साल रिफाइन कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करने बस रुक नहीं गए ना, सस्टेन नहीं हुए हर समय। हाँ, आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्शन के नए नए टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सस्टेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो भाई, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, नहीं तो हम सवाल पूछेंगे आपसे। जी प्लीज। मास मल्टीप्लिकेशन के बाद वायरस इंडेक्सिंग कैसा होता है? मैंने आपको बताया कि एक बार मदर प्लांट हमने सेलेक्ट कर लिया। नहीं, जब हम रूट इलॉन्गेशन करते हैं और शूट इलॉन्गेशन करते हैं जी, तब में मीडिया चेंज होता है जी। तब कुछ वायरस इंडेक्शन आ गए तो कैसे चेकआउट करते हैं? टिश्यू कल्चर में एक बार हमने वायरस टेस्ट कर लिया शुरू में, तो अंदर लैब में तो वायरस आने का कोई चांस नहीं। मे भी कंटेमिनेशन हो सकता है। नहीं, वायरल कंटेमिनेशन नहीं आता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वायरस के जो तरीके हैं फैलने के, या तो वो टच से आएगा, मतलब क्रॉस कंटामिनेशन से आएगा, या फिर इंसेक्ट के द्वारा वायरसेस फैलते हैं, वेक्टर्स होते हैं उनके। तो टिश्यू कल्चर में जब हम काम करते हैं तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप्ड है कि कोई बाहर का कंटामिनेंट, एयरबोर्न माइक्रोब्स आ सकते हैं लेकिन वायरस नहीं आ सकता। तो एयरबोर्न माइक्रोब्स, जो भी बताया जेडे सर ने कि कंटामिनेशन, वो शब्द जो आया, वो एयरबोर्न माइक्रोब्स अगर कल्चर बॉटल में चले गए, हमारी हैंडलिंग के जब लैमिनार फ्लो पे हम हमारे ऑपरेटर्स कल्चर की हैंडलिंग करते हैं बहुत लार्ज स्केल में, तो उसमें कभी एक आध चांस होता है बैक्टीरिया के ग्रो होने का, वायरस के। फिर भी मैं आपको बताऊं, हमारी जो प्रोसेस है उसमें बीच बीच में 3-4 स्टेप्स पे रिपीटेड टेस्टिंग होती है वायरस की। नहीं, लेकिन जब हम मास मल्टीप्लिकेशन करते 7 दिन के बाद मास मल्टीप्लिकेशन होता है अपना शूट का
फिर रूट का जी बराबर जी। तो उस वक्त नहीं, ये आपने 7 दिन के बाद कहा, वो क्या आप क्या समझ रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, जरा थोड़ा इसमें फर्क हो रहा है। 7 दिन बाद क्या आप कहना चाह रहे हैं? हमने मदर कल्चर लिया जी सकर, हाँ। उसका इलोंगेशन हुआ, मीन्स अपना मास मल्टीप्लिकेशन के लिए आए, हार्डनिंग के लिए नहीं मास मल्टीप्लिकेशन के लिए हाँ। हमने तो सकर लिया, प्लांट ग्रोथ हुआ। सकर लिया तो मैंने बताया ना आपको कि हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट किया, वायरस नहीं है। अब कहाँ से आएगा वायरस? नहीं, हम जब मीडिया बनाते अपना, मीडियम में वायरस नहीं आता है, शूट मीडियम में कोई वायरस नहीं आता नहीं, आप वो जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन रहता हाँ, है हाँ। हैंडलिंग के वक्त हाँ वो आएगा। हाँ, बैक्टीरियल बराबर। आता है ना, बैक्टीरियल तो आता है, मैंने बताया ना, वो जड़े सर ने कहा ना, कंटेमिनेशन हाँ आता है। उसका चेकआउट बैक्टीरियल कंटामिनेशन जिस कंटेनर में आया वो हमें डिस्कार्ड करना होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो पौधा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैंने आपको बताया, वो पौधे से भी तेज़ी से उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है। तो कल्चर में पौधा ग्रो ही नहीं करेगा, वो कल्चर हमें फेंक देना पड़ता है, डिस्कार्ड कर देते हैं उसको। वायरस से आने का कोई चांस नहीं। फिर भी मैंने आपको बताया कि 3-4 अलग अलग स्टेजेस पे हम फिर से पौधे को चेक करते हैं। हर एक पौधा नहीं, अलग अलग टेक्निक है, हर एक पौधे को तो कोई टेस्ट नहीं कर वही सकता। तो। नहीं, हर एक पौधे को कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए, कंटामिनेशन होगा अगर किसी चीज़ में दिखने वाला तो वो दिख सकता है, लेकिन वायरस टेस्टिंग तो टिश्यू के अंदर होगा ना, तो पौधे को टेस्ट करेंगे। अगर बैच में वायरस होगा तो बैच, मैंने कहा इनिशियल स्टेज में ही हम टेस्ट कर लेते हैं, तो अंदर जाने का प्रश्न ही नहीं है। जब पौधा बाहर आया तो हार्डनिंग में वायरस की टेस्टिंग होती है, और उसमें हार्डनिंग वायरस की टेस्टिंग कैसे होती है? वही इसमें हार्डनिंग हार्डनिंग वो पूरे प्रोसेस होते हैं, उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वायरस टेस्टिंग के। हार्डनिंग में कैसा होता है टेस्टिंग वायरस का? हार्डनिंग के पौधे का टिश्यू लेकर टेस्ट करते हैं जी। और वो सिम्टम भी दिखा सकता है ना? नहीं, सिम्टम ना हो तभी भी टेस्टिंग एक रेगुलर प्रोसीजर है। रैंडमली हेल्दी पौधे को भी हम टेस्ट करते हैं, ताकि जैसे किसी, मान लीजिए हमको दिख नहीं रहा, अगर उसमें हो वायरस तो रैंडमली अगर समझो किया जी। 10,000 पौधे देना है किसान को, या आपके समझो 10 करोड़ बनते जी तो उसमें रैंडमली अगर चेक किया जी। तो उसमें नहीं निकला, जी। लेकिन जो अपना चेक करना रह गया है नहीं, ऐसा नहीं होता है रैंडम का। नहीं, आपको बताएं, अगर आप पढ़ेंगे, ये देखिए, आप सिर्फ सवाल पूछने वाली बात नहीं है, अगर आप देखें तो प्रोसीजर ऐसे डेवलप हुए हैं कि रैंडम टेस्टिंग में वो आ जाता है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। हाँ, आपका सवाल मैं समझ गया कि आप, एक पौधा चेक आपने हर पौधा, आपने कहा हर पौधा टेस्ट नहीं किया तो कैसे मालूम है कि नहीं है इसमें, है ना? जो नहीं किया उसमें ये नहीं इस है, ये अपन ये कह सकते हैं ये कैसे इसके साथ। नहीं, क्यों? स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये जो हम यूज कर रहे हैं। ये आप कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, यही प्रोसीजर यूज होता है। ऐसा नहीं होता, क्यों? जब हम क्लीन मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं तो आने का प्रश्न ही नहीं है, कहीं से आ ही नहीं सकता है। तशी जी। शक्यता सूत्राम नसते, ओके। कारण ज्यावेळेस आपण मदर प्लांट आणतो ना, साईड सकर जो आणतो, बरोबर आहे, त्याचं इंडेक्सिंग करत, त्याच्यानंतर जे काही प्लांट्स बनतात व्हायरस फ्री असं ॲश्युअर्स आल्यानंतर आम्ही ते पुढे मल्टिप्लिकेशनला घेतोय, बरोबर. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर प्लांट तयार झाल्यानंतर आम्ही आमच्याच 100% कंट्रोल कंडिशन ग्रीन हाऊसमध्ये टाकतोय प्रायमरी हार्डनिंगसाठी. तिथून आम्ही शेडनेटमध्ये नेतोय त्यांना. पण कुठेही त्याचा ऍफिडचा कुठे संपर्क तिथे येत नाही. ओपन ऍफिड इज ए इन्सेक्ट वेक्टर. ऍफिड इज ए इन्सेक्ट वेक्टर who carries the virus in the banana plants. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे त्याची शक्यता सूत्राम नसते, पण तुम्ही म्हटलं की तशी पॉसिबिलिटी चेक करायची पॉसिबिलिटी. परंतु आम्ही आमच्या प्लांट्स भारतात नव्हे, आम्ही अमेरिकेत सुद्धा पाठवलेले आहेत, आणि आम्हाला सांगायला पूर्ण अभिमान आहे की भारतातली नव्हे जगातली जैन इरिगेशन अशी एकमेव लॅबोरेटरी आहे की तिथले सर्व प्लांट्स 100% we are not giving assurance about the secondary infection. जो फील्ड मधले आम्ही assurance देत नाही, पण आमच्याकडे जे प्लांट जात आहेत ना ते 100% फ्री तुमचे वायरस फ्री असतात. हार्डनिंग झालेले 100% Yes. वायरस इंडिकेशन. Yes. हम लोग पौधे अपने लैब में टेस्ट करते हैं। दूसरा, डीबीटी की जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं जो ऑफिशियली जो सर्टिफाई करते हैं वहाँ टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स है, वहाँ से भी हम टेस्ट करते हैं टू इंश्योर कि अगर मान लीजिए कहीं से भी कोई टेस्ट फेल हो जाए। हमने सर IHR बेंगलुरु में भेजे थे,
नहीं, एनआरसी भी त्रिची से हम करते हैं और एटीएल जो लैब्स हैं में तो क्या था, लेकिन आया था बेंगलोर में भी गया था। मुझे याद है सिंह साहब ने बेंगलोर के अलावा अमेरिका की लैब को भेजे हैं सॅम्पल, हमारे जाते हैं सॅम्पल, हम टेस्ट करते रहते हैं occasionally। जेवढी काळजी JNK घेते ना, जगाची दुसरी कुठलीच कंपनी घेतली नाही, नाही, लक्षात ठेवा तुम्ही। बिलकुल सही बात है। फुल्ली कॉन्फिडेंटली बोलतो आम्ही, आणि म्हणून 3-3, 4-4 महिने वेटिंग करतात लोक आमच्या प्लॅनसाठी। सही बात। बाकीचे प्लॅन उपलब्ध असताना सुद्धा, बाकीच्या कंपन्यांचे रोप उपलब्ध असताना सुद्धा आमच्याकडे वेटिंग असतं, आहे की नाही? मान्य का तुम्हाला? जैनचं तर शिक्काच आहे विषय। दुसरं एक असं होतं, मला आतापर्यंत हे माहिती होतं की समजा पपया जे आहे, पपया हे समजा मोनोसियस प्लॅन आहे, डायोसिस, सॉरी डायोसिस, पण तुम्ही ते हर्मोफ्रोडिट काय म्हणतो त्याला, एकाच प्लांट वरती मेल आणि फिमेल असणं हार्मोफ्रोडाइट आहे का पपयामध्ये? आहे ना, हार्मोफ्रोडाइट आहे ना। तायवान काय आहे मग? तायवान 786 काय आहे? फक्त तुमची ग्रीन बेरी, तुमची कोणती अजून दुसरी ब्लूबेरी आहे आणि एल्फंगा आहे, अजून तुमच्या कोणत्या मध्ये ते, या सर्व जे आहेत ना ते सिलेक्शनचे हायब्रिड नाही, ते हायब्रिड नाहीत, आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही वेगळे, मेल आणि फिमेल वेगळे। इव्हन तुम्हाला एल्फंगा मध्ये किंवा ग्रीन बेरी मध्ये तुम्हाला मेल प्लांटचं पर्सेंटेज जास्त दिसत नाही, त्याच्यामुळे तायवानमध्ये म्हणून तायवान टिकून आहे। सर आहे ना, सर माहिती आहे आणि तुम्ही विचारा काही प्रश्न नाही करता, सध्या ते थांबवलं, त्या बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये, म्हणून ते आम्ही काही ह्या गोष्टी डिस्कस करता येत नाही। अरे धंदा घेऊन बसते ना, असं नाही करतो तुम्ही, सर्व गोष्टी आमच्याकडे शिकून घ्याल काय आहे सर प्रश्न असते काही विचारा कोणाच म्हणत समजण्यासाठी तसं विचारा, म्हणजे आपल्याला जरी सर कोणाला चर्चा होते, चर्चा होते निमित्ताने। शेंडे सर खूप काही गोष्टी यांना बाहेर कधीच ऐकायला नसते। आम्ही तुम्हाला आपले समजून सांगतोय सर, आपले समजून काही प्रश्न अजून? नॉलेज तो तभी है जब उसका दूसरे लोगों तक पहुंचेगी तो उसका फायदा है। किताब में अगर रहेगी तो कुछ मतलब नहीं। ज्ञान किताबों में आता मी तुम्हाला ते डेफिशियन्सी दाखवल्या त्या बर्नाच्या, मी तर म्हणतो आता ह्या डेफिशियन्सी पेक्षा ना मी जी गोष्ट मला आढळते ती नॉलेज डेफिशियन्सी आहे। नॉलेज डेफिशियन्सी सर्वात बेकार आहे। नॉलेज इज अ पॉवर, लक्षात ठेवा। म्हणून तुम्ही जिथे ज्ञान मिळेल तिथे ज्ञान संग्रह करा, मिळवा, ते तुमच्या भविष्यासाठी उपयोगाचं आहे, बरोबर आहे? नाही तर मी सर्वकडे भारतामध्ये फिरतो, भारताच्या बाहेर फिरतो, पण जेवढी नॉलेज डेफिशियन्सी भारतामध्ये जेवढी कुठेच पाहायला मिळत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। आणि ते मान्य करायला कोणी तयार, आपल्याकडे डेफिशियन्सी आहे हे पण मान्य करत नाही, तो इगोटच होता ना। मुझे मालूम है ये करके रोक देते हैं। म्हणून तर आपण शेतीमध्ये मागे पडतोय ना। शेतकरी समजतो, मला सगळं माहिती आहे, 50 वर्ष आम्ही केळी लावतोय म्हटलं, त्याला केळीचं काय माहिती, मला माहिती नाही। 50 वर्षापासून मी केळी लावतोय, माझे वडील लावत होते, माझे आजोबा लावत होते, आता तू काय सांगशील बाबा केळीचं? असा प्रॉब्लेम आहे। आणि प्रश्न विचारणारी मुलं पण आपल्याकडे आवडत नव्हती पूर्वी, जास्त प्रश्न विचारला क्लास में भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा ज्यादा पूछता तो टीचर चुप कर देता है उसको। आपल्याकडे असं आहे, तिथं द्राक्ष बागेत आपलेच अधिकारी आपल्याला सांगतात, द्राक्ष बागेच्या शेतकऱ्याकडे जाऊन तुम्ही काय त्यांच्या पुढे बोलणार आहे? त्यांचं नॉलेज एवढं अपडेट झालंय, ते सांगतात की ते तुम्हाला शिकवतील, परंतु बऱ्याचशा ट्रॅडिशनल गोष्टी अशा आहेत की त्याच रिपिटेशन होत आल्यात आणि नवीन गोष्टी त्याच्यामुळे ते मान्य करायला तयार नाहीत कोणी त्याच्यामध्ये। द्राक्षाच्या बाबतीत जसं झालंय का, मला वाटतं 25-30 वर्षापूर्वी जो रेट